एक कॉलेज कैंपस और वहां एक छात्र की मौत, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सदमा होता है। सिटी कॉलेज में भी जब ऐसा हुआ तो कहानी ये बनाई गई कि ये एक दुखद आत्महत्या थी। केस बंद। लेकिन जब इस मामले की परतें खंगाली गई तो एक ऐसी कहानी सामने आई जो कॉलेज की दीवारों में दफन एक भयावह साजिश और उससे भी ज्यादा खौफनाक एक बदले की दास्तां थी। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है संजीव के माता-पिता से। उनका दर्द सिर्फ अपने बेटे को खोने का नहीं था, उन्हें पूरा यकीन था कि सच को दबाया जा रहा है। उनकी यही अडिग आवाज वो पहली कड़ी थी जिसने हमें इस केस को दोबारा खोलने पर मजबूर किया और एक ऐसे रहस्य का दरवाजा खटखटाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए सबूतों की पड़ताल करते हैं। एक तरफ है कॉलेज प्रशासन की कहानी जो बड़ी आसानी से एक छात्र के डिप्रेशन पर सारा दोष मढ़ देती है, और दूसरी तरफ हैं वो सवाल जो एक परेशान परिवार पूछ रहा था, सवाल जो किसी आत्महत्या की तरफ नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। तो देखिए, कॉलेज का पक्ष एकदम साफ था। संजीव डिप्रेशन में था और उसने अपनी जान दे दी। सबूत के तौर पर एक सुसाइड नोट भी पेश किया गया। लेकिन उसके माता पिता, उन्होंने इस थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि हमारा बेटा हमसे कोई बात नहीं छुपाता था, और सबसे बड़ी बात, वो लिखावट उनके बेटे की थी ही नहीं। यहीं से सारा खेल पलट जाता है। ये है वो सुसाइड नोट जिस पर पूरा केस टिका हुआ था। इसमें एक लड़की रागिनी का जिक्र है जिसे इस तथाकथित आत्महत्या की वजह बताया जा रहा है। पहली नजर में देखें तो ये एक तरफा प्यार में टूटे दिल की कहानी लगती है ना? लेकिन क्या सच में मामला इतना सीधा था? जांच का पहला और सबसे बड़ा सवाल यहीं से उठता है। संजीव के परिवार, दोस्त या जानने वालों में से कोई भी इस नाम की लड़की को नहीं जानता था। सोचिए, एक ऐसा किरदार जिसका कोई वजूद ही नहीं था, वो किसी की मौत की वजह कैसे हो सकती है? ये सवाल इस केस का रुख पूरी तरह बदलने वाला था। अब जैसे जैसे हमारी जांच आगे बढ़ी ना, मामला और भी पेचीदा होता गया। कॉलेज में अजीब, डरावनी घटनाएं होने लगी। अब ये मामला सिर्फ एक संदिग्ध मौत का नहीं रहा था, बल्कि एक कैंपस में किसी अनदेखी ताकत की मौजूदगी का बन गया था। एक ऐसी मौजूदगी जो शायद सच जानती थी और अपना इंसाफ खुद करने आई थी। और ये घटनाएं महज कोई वहम नहीं थीं। सोचिए, संजीव की शोक सभा में एक लड़की दिखती है और अगले ही पल गायब। रात को सोते हुए किसी छात्र का कंबल कोई अनदेखी ताकत खींच लेती है। ये कोई आम भूत की कहानी नहीं थी, इसमें एक पैटर्न था। ऐसा लग रहा था मानो कोई साया गुस्से से भरा चुन चुन कर कुछ खास लोगों को ही अपना निशाना बना रहा था। और फिर मौतों का सिलसिला शुरू हो गया, एक के बाद एक, जिसमें पूरे कैंपस में दहशत फैला दी। संजीव की मौत के ठीक अगले दिन समीर की सिरकटी लाश मिलती है। 2 दिन बाद मेघ की भी रहस्यमयी मौत हो जाती है। ये मौतें कोई इत्तेफाक नहीं हो सकती थीं। ये तो साफ साफ एक हिंसक और बर्बर बदले का संकेत थीं। कोई था जो एक एक करके अपना हिसाब बराबर कर रहा था। तो अब हमारा ध्यान उन लोगों पर गया जो उस रात का सच जानते थे। और जैसे जैसे ये खौफ बढ़ता गया, उनकी हिम्मत भी जवाब देने लगी और उनकी बनाई साजिश की दीवारें चटकने लगी। कहते हैं ना, डर बड़े बड़े राज उगलवा देता है। ये डर उन साजिशकर्ताओं की आपसी बातचीत में साफ सुनाई देता है। वो एक राज छुपा रहे थे और अब वो राज ही उनकी जान का दुश्मन बन गया था। उनकी ये बौखलाहट इस बात का सबूत थी कि वे सिर्फ एक मौत के राजदार नहीं बल्कि उसके गुनाहगार थे। जांच में यह भी सामने आया कि कैसे कॉलेज की प्रतिष्ठा बचाने के नाम पर सच का गला घोटा गया था। गवाहों को चुप कराने और आत्महत्या की झूठी कहानी गढ़ने के लिए पैसों और धमकियों दोनों का इस्तेमाल हुआ। संस्था का नाम बचाने का दबाव अक्सर ऐसे ही भ्रष्टाचार को जन्म देता है, और यहां भी ठीक वही हो रहा था। तो इस साजिश के मुख्य खिलाड़ी कौन थे? फैकल्टी के ही सदस्य कुणाल और रमन, और वो गार्ड श्यामल जिसे चुप रहने के लिए पैसे दिए गए थे। उन्होंने सोचा था कि वो अपने पद और पैसे से सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन अब उनका सामना एक ऐसी ताकत से था जिसे ना खरीदा जा सकता था, ना ही धमकाया जा सकता था। तो अब हम जांच के उस मोड़ पर हैं जहां सच को और ज्यादा छुपाना नामुमकिन हो गया था। लगातार हो रही मौतों और एक अनजाने खौफ के दबाव में आखिरकार गुनहगारों के मुंह से सच बाहर आने लगा। उनका कबूलनामा शुरू होता है एक बहुत ही कमजोर बहाने से कि ये सब तो बस एक मजाक था, एक रैगिंग रिचुअल जिसका मकसद सिर्फ संजीव को डराना था।
वो अपने किए को छोटा दिखाने की पहली कोशिश करते हैं। फिर घबराहट में वे इसे एक हादसे का रूप देने की कोशिश करते हैं। ये दावा करते हैं कि जो हुआ उस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। ये एक क्लासिक पैटर्न है जहां अपराधी खुद को पीड़ित के तौर पर पेश करने की कोशिश करता है। और आखिर में हत्या के आरोप से साफ इनकार, लेकिन ये मान लेना कि वे उस रात वहां मौजूद थे। उनका ये कबूलनामा किसी पछतावे से नहीं, बल्कि उस खौफ से निकला था जो उनकी रूह में बस गया था। उन्हें कानून का नहीं, किसी और के इंसाफ का डर था। तो उस रात की असली कहानी ये थी, रैगिंग के नाम पर की गई एक हरकत जो एक भयानक हादसे में बदल गई। और फिर अपनी नौकरी और कॉलेज की इज्जत बचाने के लिए कुणाल और रमन ने इसे आत्महत्या का रूप दे दिया, एक नकली सुसाइड नोट और एक अनजान लड़की की तस्वीर के सहारे। अपराध तो कबूल हो गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब हम इस मामले के अंतिम और सबसे चौंकाने वाले पड़ाव पर हैं। एक ऐसा खुलासा जो इन अलौकिक घटनाओं को सीधे उस रात के गुनाह से जोड़ता है। हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिसने इस पूरी जांच की नींव रखी थी। वो तस्वीर जिसे संजीव की काल्पनिक प्रेमिका का सबूत बनाकर पेश किया गया था, उसका सच क्या था? आखिर कौन थी उस तस्वीर में? और जवाब किसी के भी अंदाजे से कई ज्यादा भयानक था। तस्वीर में मौजूद लड़की रागिनी संजीव की प्रेमिका नहीं, बल्कि उसकी बड़ी बहन थी। एक ऐसी बहन जिसकी मौत 2 साल पहले ही हो चुकी थी। इस एक सच के सामने आते ही आत्महत्या की पूरी साजिश एक झटके में ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। और इसी के साथ सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। वो साया, वो रोने की आवाजें, वो मौतें, ये सब संजीव की बहन रागिनी की आत्मा का काम था। वो अपने भाई के लिए इंसाफ करने आई थी। उसने उन सभी को निशाना बनाया जो उसके भाई की मौत और इस घिनौनी साजिश के लिए जिम्मेदार थे। ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब इंसान का बनाया कानून और उसकी संस्थाएं गुनहगारों को सजा देने में नाकाम हो जाती हैं, तो क्या कोई और ताकत है जो इंसाफ करती है? सिटी कॉलेज की दीवारों के भीतर इसका जवाब एक बहन के कभी न खत्म होने वाले प्यार और बदले की आग में गूंजता है। इसका असली जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगा।